अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम तीन चार इश्यूज़ पर बात करेंगे। बेसिकली इशू तो एक ही है और वो है कि आर्मी चीफ़ की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की, और साथ ही इसके एयर चीफ बाबर सिद्धू उनको उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी गई है। तो हमारा जो आज के टॉपिक हैं वो इन्हीं के रिलेटेड होंगे कि क्या आर्मी चीफ़ को ये ओहदा कबूल करना चाहिए था, और दूसरा, क्या अब वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से भी सीनियर हो गए हैं, और तीसरा, क्या एयर चीफ को तोसी लेनी चाहिए थी या नहीं। ये है हमारे आज के टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। और नाजरीन, आपको मैं आज काफ़ी देर बाद रिमाइंडर दे रहा हूँ, और वो ये है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पे कर लें। आज का प्रोग्राम बहुत अहम है, और हमने कोई एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई है, और वो ये है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप ये प्रोग्राम नहीं देख सकेंगे। टली ऑन कर लें, और हम जो है प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो नाजरीन, आपके नॉलेज में ये आप तक ख़बर पहुंच चुकी है कि वज़ीर आज़म ने जो जनरल आसिम मुनीर है उनको फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। अब ये है कि इसमें फ़र्क क्या है, या ये बात अहम क्यों है। एक तो ये है कि आप समझें कि जो एक आर्मी चीफ़ का ओहदा है, आर्मी उसकी अपॉइंटमेंट होती है, और फील्ड मार्शल जो है ये एक रैंक है। मसलन ये है कि वो पहले 4 स्टार जनरल थे, अब वो 5 स्टार जनरल हैं। अब ये जो प्रमोशन है, इसको प्रमोशन कह लें, ये बड़ी रेयर है। इससे पहले अपने आप को फील्ड मार्शल अपॉइंट किया था अयूब खान ने, और उसके बाद और भी जो कई हमारे आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने कोशिश की, लेकिन अब जाके कोई ऐसे प्राइम मिनिस्टर मिले कि जिन्होंने जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनको इस ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। ये जो मैंने बात की कि जो आर्मी चीफ़ का एक अपॉइंटमेंट, ये अपॉइंटमेंट होती है, ये एक ओहदा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये 4 स्टार जनरल हो। हाँ, ये ज़रूरी बात है कि इसमें ट्रेडिशंस होती हैं। मसलन ये है कि पाकिस्तान में जो है 4 स्टार जो आर्मी चीफ़ बनता है। इसी तरह अगर ईरान की बात कर लें तो ईरान में मेजर जनरल रैंक के लोग भी आर्मी चीफ़ बनते हैं। भी क्या, बल्कि बनते ही जो आर्मी चीफ़, जो उनका ये चीफ़ ऑफ स्टाफ उसको कहते हैं, वो मेजर जनरल रैंक का होता है। पहले मेरे ख्याल कोई लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का होता था, और इनकलाब ईरान के बाद फिर मेजर जनरल एक एक पॉइंट जो है एक स्टेप डाउन कर दिया, यानी कि जो उनका अहदा है, यानी कि जो हाईएस्ट रैंक है उधर मेजर जनरल है। इसराइल में भी कुछ इसी तरह का है, यानी कि 4 स्टार उस तरह से नहीं होता। बाय द वे, पाकिस्तान में भी एक दफ़ा एक जर्नैल ने बाई चॉइस 3 स्टार आर्मी चीफ़ बनने के बाद 3 स्टार के तौर पे एज आ आर्मी चीफ़ काम किया। ये बहुत कम लोगों को आइडिया है। और वो कौन थे? वो जनरल गुल हसन थे, कि जो जनरल जहिया के बाद जिनको आर्मी चीफ़ बनाया गया था दिसंबर 1971 में। और फिर बाद में उनके कोई जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के इख्तलाफात हो गए। उस टाइम को पुलिस गालबन स्ट्राइक पे चली गई थी, और इन्होंने पुलिस फ़ौज की डिप्लॉयमेंट का कहा था। उन्होंने कोई इस पे कोई रजिस्ट किया, कोई इस तरह का कोई मामला था, और इनको और जो उधर एयर मार्शल थे रहीम, उनको बुलाया, इनको कहा कि आप दोनों रिज़ाइन कर दें। और जो फिर आगे एनेक्डोट्स हैं उनके मुताबिक ये है कि उनको इधर रावलपिंडी से लाहौर ले जाया गया। मुस्तफ़ा खर जो हैं वो उनको साथ लेकर जा रहे थे, और ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई थे गालबन दूसरे, और इन्होंने रास्ते में गन पॉइंट पर उनसे इस्तीफ़ा लिया, और वो 3 माह बाद रिज़ाइन कर दिया। तो जो हमारा एक ही लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे रह कर आर्मी चीफ़, बैसीत आर्मी चीफ़ काम करने वाले थे, वो 3 माह बाद जो है उनको घर भेज दिया गया। भुट्टो साहब ने उनको क्यों भेजा मुझे नहीं आइडिया। हम वैसे बातें काफ़ी करते हैं, लेकिन ये है कि ओवरऑल जनरल गुल हसन जो है बड़ी एक सादा तबीयत के आदमी समझे जाते थे, और शायद वो वाहिद आर्मी चीफ़ होंगे कि जो रिज़ाइन के बाद भी वो एक अपार्टमेंट में रावलपिंडी में रहते थे। कोई बड़ा घर नहीं था उनके पास, और बड़ी हम्बल तबीयत के आदमी थे। खैर, ये है कि ये हमारा अभी टॉपिक नहीं, कभी दोबारा इस पर हम बात करेंगे। तो वो इसी तरह को बरसबिल तज़किरा ज़िक्र आ गया। तो हमारे जो पहले आर्मी जो फील्ड मार्शल बने वो थे जनरल अयूब खान। बाज़ लोग ये समझते हैं कि उनको इसलिए बनाया गया, या उन्होंने अपने आप को इसलिए बनाया जी कि उनका ये ख्याल था कि हमने 1965 की जंग जीत लिया, लेकिन 1965 तक उन्होंने इंतज़ार नहीं किया था। उन्होंने 1959 में भी ही 1959 में ही अपने आप को जो फील्ड मार्शल का
टाइटल या रैंक दे दिया था, यानी कि 5 स्टार हो गए थे। और जो वजह पेश की गई थी वो ये थी जी कि सिविल सोसाइटी के भरपूर मुतालबे पर उन्होंने अपने आप को ये रैंक दिया। उसके बाद जब ये बात जब जनरल रहील थे उस टाइम भी कोई मुतालबे शुरू हो गए, कोई पिटीशन भी फ़ाइल हो गई कि उन्होंने जो ज़रब अज़ब है उसमें बड़ा काम किया है। इसके अलावा जी उन्होंने सी पैक के हवाले से बड़ा काम किया है, तो लिहाजा उनको फ़ील्ड मार्शल का ओहदा दिया जाए। और लोग जो है ना जानसार उस टाइम अदालत में भी पहुंच गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक मामला गया, तो लेकिन वो फ़ील्ड मार्शल नहीं बन सके। अब जो है वो जनरल आसम जाके बने हैं। अब यह है कि फ़ील्ड मार्शल का ओहदा इम्पॉर्टेंट क्यों है। फ़ील्ड मार्शल जिस तरह मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया कि ये ओहदा नहीं है, बल्कि ये ओहदा नहीं है, ये रैंक है। कि जैसे एक 4 स्टार जनरल होता है, ये एक 5 स्टार जनरल है। लेकिन जो एक फ़र्क आता है वो ये है कि 4 स्टार जनरल जो है वो रिटायर होने के बाद अपना दोबारा से यूनिफॉर्म नहीं पहन सकता, लेकिन जो फील्ड मार्शल होता है वो ताहयात जो ही यानी कि जब जी चाहे वो अपना यूनिफॉर्म पहन के बाहर आ सकता है, यानी कि उस पर कोई पाबंदी नहीं है। और जो बाकी अगर आप देखें कई जगहों पे, जिस जगह पे किंगडम है उधर ये फील्ड मार्शल का ओहदा जो है वो किंग के पास होता है। मसलन शहज़ादा चार्ल्स है, उसको आपने देखा होगा कि कई दफ़ा उसने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहना होता है, वो फील्ड मार्शल है। वो ऑस्ट्रेलिया का भी फील्ड मार्शल है, वो न्यूजीलैंड का भी फील्ड मार्शल है, वो इंग्लैंड का भी फील्ड मार्शल है। आई डोंट नो कि कनाडा वालों ने उसको नहीं बनाया होगा या किसी और ने को, उनका मुझे नहीं आइडिया, लेकिन ये 2-3 जगहों का तो मुझे आइडिया है। थाईलैंड में भी कुछ इसी तरह का मामला है, उधर भी एक किंगडम है, तो उधर भी ये कोई जो एक मिलिट्री सर्विस में बंदा हो उसको ये ओहदा नहीं मिल सकता। जो बाकी ममालिक में है, मसलन ये है कि जो जैसे बहरीन है उधर किंगडम है, उधर भी खलीफा साहब जो हैं वो ख़ुद फील्ड मार्शल हैं। जो बाकी जो सर्विस से लोग आते हैं वो फील्ड मार्शल बने हैं, उसकी कोई बहुत ज़्यादा एग्जांपल नहीं है। जो मैंने अयूब खान जो जनरल अयूब खान इनके हवाले से आपको बताया, इस तरह 3 लोग इंडिया में बने, 2 जर्नैल थे और एक एयर चीफ मार्शल थे। जो फील्ड के लोग होते हैं, यानी कि जो एक बरी फ़ौज के होते हैं उनको तो फील्ड मार्शल कहते हैं, और जो एयर चीफ होता है उसको जब कोई इस तरह का टाइटल दिया जाता है, यानी कि उनको 5 स्टार बनाया जाता है, तो उसको कहते हैं मार्शल ऑफ द एयर फोर्स। तो अर्जुन सिंह थे, वो मार्शल ऑफ द एयर फोर्स बने। उनको जो रिकग्निशन थी उनकी, या जो उनको जिस खिदमात की एव्स उनको ये ओहदा दिया गया था या खिदमात के एतराफ़ में ओहदा दिया गया था, वो जो आज आप समझें कि जो हमारी एयर फोर्स ने काम किया है उस टाइम जो इंडिया में ये था जी कि जो 65 की वार है उसमें उनको एयर सुपीरियरिटी हासिल थी, और जो अर्जुन सिंह है उसको इसका क्रेडिट दिया जाता था, और इस तनाज़र में उनको फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया। और इसी तरह लेकिन यह है कि उनको ओहदा ये नहीं है कि जंग ख़त्म हुई तो उसके बाद उनको ओहदा मिल गया। उनको जो ओहदा है गालिबन 2002 में जाकर मिला है। इसी तरह उनके एक और जर्नैल थे मानिक शाह। मानिक शाह जब सर्विस में थे तो 73 में उनको फील्ड मार्शल डिक्लेयर किया गया था। मानिक शाह जो हैं वो पहले वर्ल्ड वार 2 में भी लड़े थे, फिर जो कश्मीर की वार थी इंडिया की तरफ से वो लड़े थे, और फिर बाद में 62 की वार भी लड़े। लेकिन जो उनका बड़ा कारनामा समझा जाता था वो ये था कि जो एक फॉल ऑफ डाका हुआ था जिसमें पाकिस्तान टूट गया, तो उस टाइम भी मानिक शाह जो हैं वो कमांडर थे, और इस एतराफ़ में जी कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया इंडिया के लिए, तो उनको फील्ड मार्शल का टाइटल दिया गया था। एक और इनके जो सबसे जो सीनियर जनरल हैं जिनको मिला वो जनरल क्रियापा थे, और जनरल क्रियापा जो हैं ये भी कोई मेरे ख्याल 1888 या कोई उस टाइम की उनकी पैदाइश थी, और कोई पाकिस्तान इंडिया बनने के कुछ देर के बाद उनकी रिटायरमेंट होगी, काफ़ी यानी कि या कोई 60s में या कोई इस तरह की उस टाइम उनकी रिटायरमेंट हुई। तो वो उनके बारे में ये समझा जाता था, या जिस एतराफ़ में दिया गया था वो ये था कि उन्होंने इंडियन आर्मी को बिल्ड किया, रेज़ किया, और फिर कोई कश्मीर की वार लड़ी, कोई इस तरह के कोई 2-3 एतराफ़ात थे, या रिकग्निशन थी, यानी कि उनकी सर्विसेज उस मामले में जो थी उनको रिकग्नाइज़ करते हुए उनको ये टाइटल दिया गया। अगेन कब दिया गया, उस टाइम वो सर्विस से रिटायर हो चुके थे, मेरे ख्याल वैसे ही उन्होंने ये कबर लता सन और फौत होने वाले होंगे, और मेरे ख्याल उनको मिला है 1986 में, यानी कि रिटायर होने के काफ़ी देर बाद। जो बंदा एक जिसको सर्विस में मिला है वो जनरल मानिक शाह को मिला है,
जिसने इंडिया के कंटेक्स्ट में जो उसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी वो ये थी पाकिस्तान तोड़ने के हवाले से 71 का की वार जो है उसके हवाले से, उसको सर्विस में मिला है। बाकी जो हैं इनको रिटायरमेंट के बाद मिला है उनकी सर्विसेज के एतराफ़ में। अब हम ये आते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ आते हैं कि दूसरी बात यह है कि उस लिहाज से यह है कि योद्धा तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। फिर यह है कि क्या जो आजकल एक ये भी बहस बड़ी चल रही है कि जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं वो एक सेरेमोनियल होता है, जो कि किताबी लिहाज से वो एक सीनियर होता है, लेकिन ये है कि अदरवाइज़ तो खैर आर्मी चीफ जो है वही सबसे बड़ा तस्वर किया जाता है, बल्कि जो सर्विसेज चीफ़ हैं उनमें भी जो एक अल्फ़ा मेल है वो आर्मी चीफ को ही तस्वर किया जाता है। और जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का होता है ओहदा बड़ा है, लेकिन जो पावर जिसके पास ज़्यादा होती है वो आर्मी चीफ के पास होती है। क्या अब वो उनसे सीनियर हो जाएंगे? यस, ये सीनियर हो जाएंगे, ये बात दुरुस्त है। बाय द वे सीनियरिटी में भी जनरल आसम जो हैं वो जो साहिर शमशाद हैं उनसे सीनियर ही थे। साहिर शमशाद जो है मेरे ख्याल ये दूसरे नंबर पे आ रहे थे और जो जनरल आसम हैं ये पहले नंबर पर थे जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई। तो लिहाजा जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है उसका पहले भी इतना रोल नहीं होता। आप ये समझें कि जो एक सदर और प्रेसिडेंट के पास जितनी पावर होती हैं, आप समझें कि जो सदर होता है वो चेयरमैन होता है और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो आर्मी चीफ होता है, यानी कि उसके पास पावर ज़्यादा होती हैं कंपैरेटिवली स्पीकिंग। तो अब जो है उनका ओहदा तो बड़ा हो गया है, ये तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है और ये रूटीन में होता भी नहीं है, बड़ा अनयूजुअल है जिस तरह मैंने पहले आपसे जिक्र किया। अब यह है कि उनको ये ओहदा जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया जनरल मानिक शाह का या क्रियापा का या अर्जुन सिंह का, कि उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी जो पाकिस्तान के तनाज़र में जो जनरल आसम को फील्ड मार्शल का के ओहदे पर तरक्की दी गई है उसमें क्या किन सर्विसेज की बुनियाद पे के एतराफ़ में दी गई है। तो उसमें ये कहा गया जी कि आर्मी चीफ़ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक़ में तारीख़ी कामयाबी मिली। जनरल आसम मुनीर ने मिसाली जुर्रत और अज़म के साथ पाक फ़ौज की क़यादत की। जनरल आसम मुनीर ने मुसल्लह फ़ौज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हम आहंग किया। अब जो है जनरल आसम जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये एज़ाज़ जो है कौम की अमानत है और ये एज़ाज़ जो है कौम की फ़ौज पाकिस्तान की और सिवर और मिलिट्री शोहदा और गाज़ियों के नाम करता हूँ, यानी कि उन्होंने ये बात की है। अब सवाल ये आता है कि ये फील्ड मार्शल का ओहदा या इस रैंक पे तरक्की इससे कोई ज़्यादा इज़्ज़त में रुतबे में इजाफ़ा होगा या कि ये अभी नहीं करना चाहिए था। मेरा ख्याल है, यानी कि मैं इस पे मुझे लगा कि जैसे ये जल्दी की गई है, ये ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। ओवरऑल एक कौम में बड़ा जोश वलवला था। अब इस ओहदे पर यानी कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो हमने अगर कोई इंडिया को नफसियाती तौर पे शिकस्त दी है तो वो इस दफ़ा दी है। हालांकि जो पुलवामा का इंसिडेंट था जब उन्होंने बालाकोट में स्ट्राइक की उस टाइम भी पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन वो एक कंटेस्टेड वार ही रही कि इंडिया वाले समझ रहे थे कि हमने बड़ा किया है, हम समझ रहे थे कि हमने किया है। ये पहली दफ़ा है कि जिसमें एक जो शहादतें आ रही हैं वो इंटरनेशनली आ रही हैं और इंडिया के लिए पूरी दुनिया में एक चैलेंज बना हुआ है। ना वो अपने लोगों को समझा पा रहे हैं। अगर कोई इंडिया के अंदर से भी कोई इस पर बात होती है तो लोग इस पर जो हुकूमत है उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करती है कि खामोश रहें, इस तरह की बातें ना करें। उन्होंने एक प्रोफेसर उठा लिया है, कोई और यूट्यूबर से उनको ISI का जासूसी करने के इल्ज़ाम में उठा लिया है। और भी इनके मीडिया पर काफ़ी पाबंदी हैं। फ़ॉरेन मीडिया जो है उनको वो इंडिया में देखा नहीं जा सकता। हमारा जो है यानी कि यूट्यूब जो है ये इंडिया में नहीं देखा जा सकता। ट्विटर बंद हो गया। ये इस तरह की मिसालें बहुत ज़्यादा पहले मिलती नहीं हैं। तो इंडिया जो है वो नफसियाती तौर पे उसको शिकस्त हो चुकी है और इसमें हमारी ओवरऑल फोर्सेस का बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन हमें ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि ओवरऑल हमारा एक माहौल बहुत ही पोलराइज किस्म का है और आज के दिन से पहले तक किसी को कोई बात करने को ख़ास बात नहीं मिलती थी। ये इस तरह से है कि जैसे इस मौके पे ये तकर्री करके तो हमने लोगों को एक नया टॉपिक दे दिया है कि एक नया एक तनाज़ा सा खड़ा कर दिया है। जो काम हम कर रहे थे, जो काम जनरल आसम कर रहे थे,
वो इस ओहदे पर तरक्की लेने के बगैर भी वो कर सकते थे और वो कर रहे थे। ये कोई ज़रूरी नहीं था, हमें कोई इतनी जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि उनको फौरी तौर पे इस ओहदे पर प्रमोट किया जाता। कि लोग जो हैं वो अपनी जो फ़तह है या बाकी जो ओवरऑल एक वाइब्स जो क्रिएट हुई थी उससे हटकर अब जो है वो प्रमोशन जो है उसको डिस्कस करना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जिस तरह मैंने आपको इंडिया की एग्जांपल्स दी कि जनरल मानिक शाह के अलावा जो बाकी दो लोग हैं उनको रिटायरमेंट के बाद भी उनको फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई। तो आपने अगर देनी ही थी तो आप कुछ देर इंतज़ार कर लेते। जब जनरल आसम जो है वो रिटायर हो रहे होते आप उस टाइम दे लेते। ये जो वाक़या जो माजी हो चुका है, माजी तो बदल नहीं सकता। आप जो है इनके दोबारा से उनकी खिदमात का इतराफ़ कर लेते कि उन्होंने जो बुनियान मरसूस में जो उन्होंने अपना रोल प्ले किया है वो इंतहाई काबिल तारीफ़ है। और पाकिस्तानी कौम को फ़तह से हमकिनार किया और उन्होंने उस ऑपरेशन को लीड किया। आप ये सारी चीज़ें उधर लिख सकते थे, बल्कि हो सकता है कि उस टाइम तक हमको बलूचिस्तान के मसले का हल भी तलाश कर लेते। हम इस दौरान कोई जो TTP का मसले का हल तलाश कर लेते तो उनकी जो एतराफ़ है, उनकी खिदमात हैं, उसमें कोई 2-3 चीज़ें और भी आ जाती। तो ये तो हो सकता था। आई डोंट नो कि ये अभी इतनी जल्दी की क्या ज़रूरत थी। मेरी नज़र में ये गैर ज़रूरी है। ये इंतहाई उजलत में किया गया है। इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं थी ये करने की। और इससे कोई ऐसा करने से जो आर्मी चीफ़ की इज़्ज़त में इजाफ़ा नहीं किया गया है, जो प्राइम मिनिस्टर ने उनको ये ओहदा दिया है। बाकी है कि ये भी हो सकता था कि उधर से भी कोई ना आ जाती कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद कोई भी हो और एक बड़ी आपको एक रेयर किस्म की आनर मिल रही हो तो उसमें जो टेम्पटेशन होती है उसको रजिस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी अपनी भरपूर कोशिश की कि वो आर्मी चीफ जो है उनको जिस हद तक खुश कर सकते हैं वो करें। शायद उनका ये मतलब होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये आपने देना ही था तो बाद में दे सकते थे, अभी फौरी तौर पे इसको देने की ज़रूरत नहीं थी। और मेरी भी आज जो ओवरऑल एक ग्राउंड पल्स आ रही है, ये लोगों से बात हो रही है, कोई ये बात को बड़ी पॉजिटिव नहीं की। और आप आज के दिन को ज़रा एक साइड पे रख के देखें, इससे पहले तक 10 मई से ऑनवर्ड जो है लोग फ़ौज पर से दीवाना वार मोहब्बत कर रहे थे। और वो सारी जो बातें हो रही थी इसी कॉन्टेक्स्ट में हो रही थी, कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, कि जो फ़ौज का किरदार है। बाय द वे ये है कि फ़ौज की निस्बत इसमें एयर फोर्स का कलीदी किरदार रहा है। ये जिस तरह मैं अर्जुन सिंह की बात कर रहा था कि उसको जो मार्शल ऑफ द एयर का जो टाइटल मिला था, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स का, वो जो एयर सुपीरियरिटी के हवाले से, या जो है कि पाकिस्तान वो समझते थे कि पाकिस्तान से उन्होंने अपनी फ़ोर्स को बेहतर बनाया है और ज़्यादा सुपीरियर बनाया, और उसको उन्होंने काफ़ी एडवांटेजेस लिए हैं 65 की वार में, उस इतराफ़ में था। अगर उस तनाज़र में देखा जाए तो जो एयर फोर्स है इस कॉन्फ्लिक्ट में एयर फोर्स का रोल ऐसा ही था। और जो बात होती है, जो इंडिया अभी तक बात को हज़म नहीं कर पा रहा, वो भी क्या बात होती है? वो ये बात होती है कि पाकिस्तान ने कितने त्यारे गिराए, तुहाडे मुँह तुहां कुंगनी पाई, ये की हो गया, तो चुप क्यों लग गई है? बताएं ना। वो दुनिया को बताने के काबिल हैं, ना अपने लोगों को बताने के काबिल हैं। तो लिहाजा उस लिहाज से तो जो एक बहुत अच्छा एक जो कलीदी किरदार अदा किया वो एयरफोर्स ने था। ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है कि आर्मी चीफ़ का एक बड़ा लीडिंग रोल होता है। अगर हम आर्मी के हवाले से बात करें तो हमारी जो आर्टिलरी है वो भी इसमें इन्वॉल्व थी। ओवरऑल जो एयर डिफेंस वाले हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। कोई मिसाइल वगैरह जो फेंके गए वो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि एयरफोर्स का एक लीड रोल था। और इसमें भी मुझे कोई शक नहीं है कि जब एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन हुई उसमें सक्सेसिव आर्मी चीफ़ ने, आसम मुनीर साहब ने, इससे पहले जनरल बाजवा ने, उन्होंने भी अपना एक बड़ा रोल प्ले किया। क्योंकि ये एक एक्सेप्टेड फैक्ट है कि अगर आपके पास एयर सुपीरियरिटी हासिल नहीं होगी तो ग्राउंड ट्रूप्स जो हैं वो उधर कुछ नहीं कर सकते। अब जो ग्राउंड के लिए तैयार हुए हैं, या उनको वो उन्होंने जाके कोई जहाज़ तो नहीं चलाने ने, जहाज़ जो एयर फोर्स वाले लोग हैं उन्होंने चलाने, और उनको अच्छे वेपन चाहिए, अच्छे जहाज़ चाहिए। वो जो है उसमें जिधर भी ज़रूरत होती थी आर्मी चीफ़ हमारे जो भी हों, यानी कि उन्होंने अपना एक अहम किरदार अदा किया। तो यानी कि मेरे ख़्याल में इसमें अगर फील्ड मार्शल का आपने रैंक देना था तो यानी कि बहुत बड़ी एक रिस्पेक्ट ये होती कि जब वो रिटायर हो रही होती उस टाइम आप उनको दे लेते। और इसकी एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी भी दी हैं। दूसरा ये है कि क्या जो एयर मार्शल सिद्धू हैं उनको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए थी। ओवरऑल उनकी एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। मैं पिछले दिनों
एयरफोर्स से होके आया और मुझे कुछ देखने का भी मौका मिला कि जो बाबर सिद्धू साहब जो हैं उनके टाइम पर जो चीज़ें हुई हैं, जो जिस तरह एयरफोर्स को मॉडर्नाइज़ किया गया है, ही डिज़र्व दैट। मैं तो यानी कि ओवरऑल जो एक एक्सटेंशन का अमल है कोई इतना पसंदीदा नहीं है, लेकिन इस तरह के लोग जो हैं उनको जितना हम उनकी सर्विसेज को यूटिलाइज़ कर सकते हैं उनको करना चाहिए। और फिर ये है कि उन्हें भी उस दौरान कोशिश करनी चाहिए कि अपनी कोई एक नई लीडरशिप पैदा कर जाएं, ताकि उनके बाद वो लोग जो हैं वो भी वही काम करें। जो टेक्नोलॉजी की फ़ील्ड में सिद्धू साहब काम कर रहे हैं, मैं तो समझता हूँ कि जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उन्हें जिस तरह हमने माजी पिछले दिनों भी बात की थी कि हमें टेक्नोलॉजी की फ़ील्ड में, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी के फ़ील्ड में इन पर्टिकुलर हमें एक वार फुटिंग पे काम करने की ज़रूरत है। तो उधर सिद्धू साहब जैसे बंदे की मौजूदगी या उनकी सलाहियतों से हमें इस्तेफ़ादा करना चाहिए। तो एक्सटेंशन हो गई है, ठीक है, यानी कि मुझे कोई ज़ाती तौर पे जो मैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखता हूँ, मैं उस बुनियाद पे कहता हूँ कि मुझे तो खैर उस हवाले से एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर फिर ये है कि आपने फील्ड मार्शल का टाइटल जो आसम मुनीर साहब हैं उनको देना था, तो जो सिद्धू साहब की खिदमात हैं उसके हवाले से, इनके हवाले से भी हो सकता था कि मार्शल ऑफ द एयरफोर्स जो है उनको भी बना दिया जाता। एनीवे ये मेरी एक थाट्स हैं। ओवरऑल जो फ़ैसला करना है वो तो हुकूमत ने करना है। तो नाजरीन, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।